थर्ड थर्ड क्लास है ना ये? हेलो हेलो, यस सर। थर्ड लेक्चर है ना? चलो, कहाँ तक हुआ था लास्ट Yes, क्लास sir. में? क्या कहाँ तक कराए थे बताओ तो। Relationships involving equilibrium constant में 3 पॉइंट्स लिखवाए थे अच्छा, और अभी 8 रिएक्शन दिए थे। क्वेश्चन नहीं बताया ना? नो सर। चलो ठीक है, उससे पहले चलो एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। ठीक है, इसमें देखो एक जैसे कोई भी रिएक्शन अगर दिया हुआ है, देखो जैसे मान लो इस टाइप का दिया हुआ है जहां पे डायरेक्ट कंसंट्रेशन के फॉर्म में दिया हुआ है। जैसे एक क्वेश्चन ऐसे करते हैं कि 0. डायरेक्ट कंसंट्रेशन के फॉर्म में दिया हुआ होगा, अगर होगा तो 0.1 मोलर ऑफ एन aqueous compound A is taken for decomposition according to the following reaction. ठीक है, यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ है, कोई एक्वस सब्सटेंस है, ये डिकम्पोज हो रहा है बी एक्वस और प्लस सी एक्वस में। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना, जैसे मोल के टर्म में हम लोग लिख रहे थे ना, उसी तरह यहाँ पे हम लोग कंसेंट्रेशन के टर्म में डायरेक्टली लिख सकते हैं। सी इनिशियल, मतलब ये ऐसे लिख रहा है इनिशियल कंसेंट्रेशन। ठीक है, इसका एक्सप्रेशन पहले निकाल लेते हैं, वैल्यूज बाद में पुट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे पहले चलो ये पूरा क्वेश्चन ही लिख देते हैं। कैलकुलेट करना है यहाँ पे, कैलकुलेट पहला डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करना है, टीओडी, और दूसरा कंसंट्रेशन ऑफ एवरी रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो इसको पहले देख लो कैसे लिखते हैं हम लोग कंसंट्रेशन के फॉर्म में। और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को एक और टर्म होता है, अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एक तो बताया ही था तुम लोग को, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड बाय नंबर ऑफ मोल्स टेकन, तो उसी चीज को अल्फा से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, वो नोटेशन है उसका, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का अल्फा। तो यहाँ पे देखते हैं पहले कैसे इसको अप्लाई करना है। तो सॉल्यूशन है, जैसे देख लो, पहले लिख लो इसको, एक्सप्रेशन पहले निकालते हैं फिर वैल्यूज पुट करेंगे। बी एक्वस और प्लस ये सी एक्वस है, तो सारे एक्वस सब्सटेंस हैं, तो ऑब्वियसली कंसंट्रेशन यूज करेंगे इसका हम लोग। तो इनिशियल कंसंट्रेशन सिर्फ यहाँ पे इनिशियली मान लो ये सी दिया हुआ है इसका। ठीक है, और ये 0 है। कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, या कंसंट्रेशन फाइनल भी लिख सकते हो या एट इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे एज्यूम करते हैं कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो अल्फा कितने में होता है, 1 में। समझ में आ रहा है ना? अल्फा डिग्री ऑफ हाँ, तो अगर अल्फा सी डिसोसिएट कर गया तो बचेगा कितना? C into 1 minus alpha. सी माइनस सी अल्फा बचेगा। अगर अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है तो डिसोसिएट कितना करेगा, सी इंटू अल्फा डिसोसिएट कर गया, तो बचा कितना, सी माइनस सी अल्फा। समझ में आ रहा है? वही चीज है, मतलब जैसे लिखते थे वही चीज है, बस अल्फा टर्म एक नया आ गया और कुछ नहीं है।
वहां पे x के टर्म में अगर हम लोग एज्यूम करते थे वो वाला बताए थे, यहीं पे x की जगह पे अल्फा ले आए बस। ठीक है, तो यहाँ पे बच गया c माइनस सी अल्फा। b कितना फॉर्म होगा बताओ तो? सी अल्फा। c अल्फा, ठीक है, और c कितना फॉर्म होगा? सी अल्फा। c अल्फा। बस यही हो गया। इसको यहाँ पे c कॉमन ले लो तो ये हो गया c इंटू 1 माइनस अल्फा हो गया। अब Kc जब हम लोग लिखेंगे, इक्विलिब्रियम वाला कंसंट्रेशन लेते हैं हम लोग, तो Kc एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ B इस पे पावर 1, कंसंट्रेशन ऑफ C पावर 1 बाय कंसंट्रेशन ऑफ A। और सारा इक्विलिब्रियम वाला लेना है, तो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन कितना है B का? C अल्फा। इसी तरह C का कितना है? ये भी C अल्फा बाय C इंटू 1 माइनस अल्फा। हाँ, यहाँ पे एक और चीज दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये तुम लोग को देना भूल गए। Kc दिया हुआ है, इस इक्वेशन का Kc है 10 टू द पावर माइनस 5। ठीक है, तो अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन भी हम लोग यूज करते हैं। अगर यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन कैसे लेना है देख लो। Kc क्या आ गया? C अल्फा का स्क्वायर हो गया, सॉरी C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, और नीचे क्या हो गया? C इंटू 1 माइनस अल्फा। अब अप्रोक्सीमेशन कैसे यूज करते हैं? यहाँ पे देख रहे हो कि Kc का वैल्यू 10 टू द पावर माइनस 5 है, तो मतलब Kc जो है 1 से बहुत ही छोटा है, वेरी वेरी लेस देन 1, है ना? समझ में आ रहा है? Kc का वैल्यू जो है 1 से बहुत ही छोटा है। इसका मतलब क्या हुआ? Kc जब बहुत स्मॉल होता है, तो ये तुम लोग को बताए थे कि इसको क्या कैसे इंटरप्रेट करना है। Kc अगर बहुत ही छोटा होगा तो कोई सिग्निफिकेंट रिएक्शन हुआ ही नहीं। हाँ, मतलब बहुत ही कम डिसोसिएट कर रहा होगा, वेरी लिटिल अमाउंट में वो रिएक्शन डिसोसिएट, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में वो बहुत ही कम अमाउंट में मूव कर रहा होगा। तो इसका मतलब अप्रोक्सीमेशन हम लोग यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं? 1 माइनस Kc अगर मच मच लेस देन 1 है, तो 1 माइनस अल्फा ये नियरली किसके इक्वल हो जाएगा? 1। 1 के इक्वल। तो ये अप्रोक्सीमेशन यूज कर लेना है ताकि कैलकुलेशन हम लोग का आसान हो जाए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 माइनस अल्फा को अगर 1 एज्यूम कर लिए, तो किस फॉर्म में ये ट्रांसफॉर्म हो गया? तो ये 1 हो गया, सी सी कैंसिल आउट हो गया, C इंटू अल्फा स्क्वायर बच गया। ठीक है, तो यहाँ से अल्फा का डायरेक्ट क्या आ गया? अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट, क्या आ गया? अल्फा इज अंडर रूट Kc बाय C। ठीक है, तब सारा वैल्यूज दिया ही गया, वैल्यूज पुट करके अल्फा का वैल्यू निकाल लो पहले। अल्फा क्या आ गया? Kc का वैल्यू है 10 टू द पावर माइनस 5 और C का वैल्यू दिया हुआ है 0.1 मोलर। तो कितना आ गया ये बताओ जल्दी से? 10/3 minus 1. क्या चीज? 10 टू द पावर माइनस 2 हो जाएगा ना, 0.01। ये हो गया अल्फा, है ना? तो पहला यस वाला सर। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये जो कैलकुलेट करना था, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आ गया 0.01। यहीं पे अगर परसेंटेज पूछेगा तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, ये डिग्री है। सेकंड जो पूछा गया है कि सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, तो सबका वैल्यू तुम लोग को पता ही है। तो कंसंट्रेशन जैसे मान लो ए का निकालना है, इक्विलिब्रियम पे कितना होगा, तो कंसंट्रेशन ऑफ ए एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा? C इंटू 1 माइनस अल्फा। अल्फा का वैल्यू पता ही है, C का वैल्यू पता है, पुट कर दो। इसी तरह B का निकालना है, तो ये हो जाएगा C अल्फा, कंसंट्रेशन ऑफ C एट इक्विलिब्रियम, ये भी C अल्फा। तो कर लेना वैल्यूज पुट करके। ठीक है, कोई डाउट इसमें? तो इस तरह भी रिप्रेजेंट करने आना चाहिए, मतलब कैसे हम लोग अल्फा के टर्म में या कंसंट्रेशन को डायरेक्टली हम लोग कैसे रिलेट करेंगे। यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है। ठीक है, कोई डाउट है इसमें? देख लो। हेलो, नो सर। No, चलो, sir. तो
आगे एक दो क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन बनाओ तो पहले। अब देखो, जहां पे अप्रोक्सीमेशन नहीं ले सकते हैं वहां पे तो तुमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही सॉल्व करना होगा। मतलब जहां पे वैल्यूज बहुत ही कम होगा वहां पे ऐसा नहीं है कि सब जगह अप्रोक्सीमेशन ले लेना। ठीक है, जहां पे अप्रोक्सीमेशन नहीं आ पाएगा वहां पे तुमको सॉल्व करना ही होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है ना, तो ये चीज ध्यान रखना। चलो एक क्वेश्चन दे रहा है। क्वेश्चन लिखो तो। क्वेश्चन है, इन ए मिक्सचर of N2 and H2 initially in a mole ratio of 1:3 at 30 atm and 300 degrees Celsius. The percentage of ammonia by volume under the equilibrium is 17.8. कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द equilibrium constant Kp of the mixture for the reaction में दिया हुआ है। अमोनिया गैस का ही प्रोडक्शन है, N2 गैस प्लस 3H2 गैस, ये 2NH3। ठीक है, सॉल्व करो तो। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है।
कैलकुलेशन है, थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेना। पहले बताओ तो कैसे कर रहे हो इसको। हेलो, तो वही टेबल बना के इसमें केपी निकालना है तुमको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किए हो, मतलब वॉल्यूम परसेंटेज दिया है, इसको कैसे यूज कर रहे हो। जो उस समय NH3 का वॉल्यूम होगा बाई टोटल वॉल्यूम इंटू 100 होगा 17.8। देखो यहाँ पे वॉल्यूम, तुम्हारा वॉल्यूम परसेंटेज दिया हुआ है, तो एक्चुअली जरूरी नहीं है तुमको वॉल्यूम ही कैलकुलेट करना है, क्योंकि वॉल्यूम परसेंटेज विल बी इक्वल टू मोल परसेंटेज। क्योंकि यहाँ पे क्या है, यस सर। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है ना। तो टेम्परेचर और प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम विल बी 10 power minus 4. क्या चीज, 7.3 into 10 to power minus 4. किसका वैल्यू, केपी। Yes, sir. 7.3 इंटू 10 to power minus 4. -4 और यूनिट ATM का पावर -2। यूनिट क्या Just 18 power minus. होगा, पर करेक्ट है। चलो देखते हैं यहाँ पे इसको, क्योंकि यहाँ तुमको वॉल्यूम कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वॉल्यूम डायरेक्टली नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर पे। तो अगर मोल का तुम रेशियो निकाल लिए तो वही वॉल्यूम के रेशियो से इक्वेट करके तुम सॉल्व कर सकते हो। तो जैसे देख लो, ये दिया हुआ इक्वेशन यहाँ लिख लेते हैं, N2 गैस प्लस 3H2 2NH3, ठीक है। तो यहाँ पे केपी निकालना है। तो यहाँ देखो, इनिशियली जो इसके मोल का रेशियो दिया हुआ है ये 1:3 का रेशियो है। 1:3 का ही रेशियो दिया गया है ना। तो यहाँ पे देखो, तुम 1 और 3 भी एज्यूम कर सकते हो, क्योंकि एक्चुअली जब फ्रैक्शन लोगे उसका जब रेशियो लेंगे तो वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा ऊपर नीचे। तुम x और 3x भी मान के कर सकते हो, लेकिन उसमें वेरिएबल ज्यादा आ जाएगा। तो जब केपी हम लोग निकाल रहे हैं तो केपी निकालने में वो वैलिड होगा कि 1 और 3 हम लोग ले लें एग्जैक्टली, क्योंकि जब रेशियो लेंगे तो ऊपर नीचे वो दोनों, अगर कोई भी टर्म अगर उसके साथ होगा तो वो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एग्जैक्ट नंबर ऑफ मोल्स उसमें हमको नहीं चाहिए केपी निकालने के लिए। समझ में आ रहा है। तो 1 और 3 लेके भी हम लोग कर सकते हैं। तो इसका मान लो अगर 1:3 दिया हुआ है तो इसको अगर 1 एज्यूम कर लिया और ये 3 एज्यूम कर लिया, जैसे कैलकुलेशन हमारा आसान हो जाएगा। क्योंकि अगर एक और वेरिएबल एज्यूम करोगे x और 3x अगर लोगे तो फिर कैलकुलेशन ज्यादा करना पड़ेगा। तो 1 3 ले लिया, ये 0 है। अब यहाँ पे भी
ये मान लेते हैं एट इक्विलिब्रियम ये x मोल ये कम हुआ होगा, तो 1 माइनस एक्स, ये कितना कम होगा, इसके लिए कितना लिखोगे? अगर ये x कम हुआ तो इसके लिए कितना ये कितना बचेगा H2? 3 minus 3x 3 माइनस 3x, और ये कितना हो गया 2x। 2x। चलो, तब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है कि द परसेंटेज ऑफ अमोनिया बाय वॉल्यूम अंडर इक्विलिब्रियम इज 17.8 दिया हुआ है परसेंटेज। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम का परसेंटेज जो है ये क्या होगा, विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ मोल्स होगा एट, कब हम लोग बोल सकते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो इसका मतलब यहाँ पे देख लो अमोनिया का हम लोग पहले यहाँ तो एक्चुअली टू आएगा, हाँ x का वैल्यू 0.302 आएगा। हाँ एक्स का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए अमोनिया का मोल का फ्रैक्शन ले लो। तो अमोनिया का मोल का फ्रैक्शन कितना है 2x डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना आ गया, इन सबको ऐड करो तो ये हो गया यहाँ पे 4 माइनस 2x हो गया, और 3 प्लस 1 4, तो ये 4 माइनस 2x, और इसी का वैल्यू दिया हुआ है 0.178। तो इसको सॉल्व करके x का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हो। x कितना आया है बताओ? 0.302। 0.302। तो ये x आ गया यहाँ से। अब यहाँ से हम लोग मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, सबका मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, क्योंकि टोटल प्रेशर दिया हुआ केपी निकालने के लिए डाल्टन्स लॉ यूज करेंगे हम लोग। समझ में आ रहा है ना? केपी एक्चुअली केपी निकालने के लिए हमको पार्शियल प्रेशर चाहिए। तो पार्शियल प्रेशर कैसे निकालते हैं किसी भी गैस का? डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग कैसे निकालते हैं पार्शियल प्रेशर? टोटल प्रेशर मोल इनटू, फ्रैक्शन टू। हाँ मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। तो यहाँ भी वही चीज कर लेते हैं डायरेक्ट, पहले सबसे पहले मोल फ्रैक्शन ही निकाल लेते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 एट इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम पे मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा इसका? 3 माइनस 3x है, और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, तो 4 माइनस 2x। तो यहाँ से देखो मोल फ्रैक्शन आ जाएगा, सॉल्व कर लेना इसको, x का वैल्यू तो पता चल ही गया है। उसी तरह मोल फ्रैक्शन x किसका निकाल लोगे, N2 का भी निकाल लोगे एट इक्विलिब्रियम, निकालोगे ना? N2 का भी कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स, हाँ, और डिवाइडेड बाय कैलकुलेट कर लोगे ना ये सब? हेलो हेलो, पहले kx निकालेंगे फिर उससे kp निकालेंगे। क्या बोल रहे हो? पहले kx निकालेंगे उससे kp निकालेंगे। kx नहीं निकालना है, यहाँ पे क्या निकालना है तुमको, ये केपी हो गया ना, केपी डायरेक्टली क्या हो जाएगा, यहाँ पे सबका पार्शियल मोल फ्रैक्शन अगर आ गया तो पार्शियल प्रेशर तो आराम से निकाल सकते हैं ना। ये मोल फ्रैक्शन तो इक्विलिब्रियम पे ही आया है, और टोटल प्रेशर तो हमको दिया ही गया है क्वेश्चन में, टोटल प्रेशर 30 atm दिया हुआ है ना। चेक करो क्वेश्चन। सर तो जो भी मोल फ्रैक्शन आएगा उसको पार्शियल, उसको टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो हर एक गैस का इक्विलिब्रियम पे तो पार्शियल प्रेशर आ ही गया। तो केपी देखो यहाँ पे एक्सप्रेशन लिख दे रहा है, केपी क्या हो जाएगा, ऊपर हम पार्शियल प्रेशर लिखेंगे किसका, पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 क्या लिख सकते हैं हम लोग, मोल फ्रैक्शन ऑफ NH3 इंटू पी टोटल, और इसका होल स्क्वायर। तो यही तो होगा, पी टोटल तो दिया ही गया है तुमको। यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इंटू पार्शियल प्रेशर टोटल प्रेशर, N2 यहाँ पे पावर 1 ही होगा इस केस में, और इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 और इंटू टोटल प्रेशर, और इसका होल क्यूब हो जाएगा। तो इससे आ जाएगा तुम्हारा
आ रहा है समझ में? हेलो, ये 1 माइनस एक्स में तो बस कैलकुलेशन करना। एक्स का वैल्यू जो आ गया तुम लोगों का, एक्स अगर आ गया तो सारे गैसेस का पार्शियल प्रेशर निकाल लो। ठीक है, सारे गैस का पार्शियल प्रेशर कैसे निकालोगे? उसका मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। ठीक है, उसके बाद केपी वाला जो एक्सप्रेशन होता है उसमें पुट कर दो, डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन है, थोड़ा कैलकुलेशन कर लेना। इसमें केपी का जो आंसर आएगा, ये कैलकुलेशन करना बाद में तुम लोग। ठीक है, केपी का आंसर आएगा 7.31 इंटू 10⁻⁻⁴। ठीक है, और यूनिट हो जाएगा एटीएम पावर -2। ठीक है, कैलकुलेट करके इसको चेक कर लेना, ये है आंसर। आया बात समझ में? तो ये चीज ध्यान देना, कहीं भी अगर वॉल्यूम परसेंटेज दिया हुआ है और अगर तुमको मोल परसेंटेज पूछा गया, तो दोनों को एक दूसरे से रिलेट कर सकते हैं अगर टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है तो। ठीक है, हेलो हेलो, Yes, आवाज sir. आ रहा है? आवाज आ रहा है ना? चलो हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं है ना इस टाइप के क्वेश्चन में? अब इसमें ये जो क्वेश्चन बताया, इसमें कोई डाउट है क्या? कैलकुलेशन कर लेना तुम लोग बाद में। ठीक है, चलो इसमें दूसरा हम नेक्स्ट टर्म स्टार्ट कर रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक। इसमें रिएक्शन कोसेंट। ठीक है, रिएक्शन कोसेंट, जिसको क्यू से डिटरमाइन करते हैं। एक्चुअली रिएक्शन कोसेंट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में क्या डिफरेंस है? क्यों हमको रिएक्शन कोसेंट क्यू का जरूरत पड़ा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इससे पहले हम लोग पढ़ रहे थे, केसी और केपी जो है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। तो वो केसी और केपी का लिमिटेशन क्या है कि वो सिर्फ और सिर्फ इक्विलिब्रियम पे ही लिखा जा सकता है। केसी और केपी जो है वो इक्विलिब्रियम वैल्यू को ही रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, लेकिन रिएक्शन कोशेंट जो है वो रिएक्शन के किसी भी टाइम हम लोग लिख सकते हैं। तो एक्चुअली रिएक्शन कोशेंट का जरूरत क्यों पड़ता है, तो ये लिख लो। रिएक्शन कोशेंट क्यू से रिप्रेजेंट करता है इसको, इज द प्रेडिक्शन ऑफ movement of reaction effectively either in the forward or backward direction. ठीक है, that is, इसका मतलब क्या हुआ कि it predicts the reaction at given concentration of reactants and products of effective movement towards forward or backward direction for attaining equilibrium. ठीक है, तो ये हुआ रिएक्शन कोशेंट। एक्चुअली क्या करता है कि ये हम लोग रिएक्शन के किसी भी टाइम पे लिख सकते हैं। तो रिएक्शन के किसी भी टाइम पे जो भी कंसंट्रेशन होगा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का, तो वो जो भी वैल्यू आएगा वहां से, रिएक्शन कोशेंट का जो भी वैल्यू आएगा, उस वैल्यू से हम लोग ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए वो रिएक्शन जो है आइदर फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा या फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, तो वो चीज प्रेडिक्ट करने में हेल्प करता है कि एक्चुअली कोई भी रिएक्शन है तो वो अगर इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश कर लिया तब तो ठीक है, उस समय रिएक्शन कोशेंट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बराबर हो जाएगा। लेकिन
अगर वो इक्विलिब्रियम स्टेट में नहीं है तो उस समय जो भी उसका रिएक्शन कोएफिशिएंट का वैल्यू होगा, उस वैल्यू के हेल्प से हम लोग ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि वो इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए आइदर फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा या फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान देना कि रिएक्शन कोएफिशिएंट का जो एक्सप्रेशन होता है ना, वो सेम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के तरह ही होगा। रिएक्शन कोएफिशिएंट हैज द सेम एक्सप्रेशन एज KC एंड KP। KC एंड KP का जैसा एक्सप्रेशन होता है उसी तरह सेम होगा, बट इसमें डिफरेंस क्या है? बट Q, रिएक्शन कोएफिशिएंट Q बट KC और KP is a fixed value of a reaction which is written only at the state of equilibrium। ठीक है, तो ये हुआ रिएक्शन कोएफिशिएंट का मतलब। रिएक्शन कोएफिशिएंट का वैल्यू जो है ये चेंज हो सकता है, ठीक है। वो प्रेडिक्ट करने में हेल्प करेगा कि इधर फॉरवर्ड इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए वो रिएक्शन इधर फॉरवर्ड और बैकवर्ड किस डायरेक्शन में वो मूव करेगा। बट केसी और केपी जो है वो सिर्फ और सिर्फ इक्विलिब्रियम पे लिखा जाता है, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन से इन्वॉल्व होते हैं उसमें, तो वो वैल्यू फिक्स रहेगा, वो कभी भी चेंज नहीं होगा। वो देखेंगे कैसे चेंज होता है, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। बाकी अदर फैक्टर से वो केसी और केपी जो है वो चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे ध्यान देना, इसमें टोटल 3 केसेस बनेगा। पहला केस जो हम लोग इक्विलिब्रियम क्यू जो निकालेंगे, रिएक्शन कोएफिशिएंट जो कैलकुलेट करेंगे, तो अगर क्यू का वैल्यू इक्वल टू केसी आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ? क्यू और केसी अगर बराबर है तो इसका मतलब वो रिएक्शन ऑलरेडी क्या है? स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम पे है। समझ में आ रहा है? अगर क्यू इक्वल टू केसी हो गया तो वो रिएक्शन ऑलरेडी क्या है? इक्विलिब्रियम पे है। केस 2 अगर हम लोग ले कि इफ क्यू इज ग्रेटर देन केसी, क्यू अगर ग्रेटर देन केसी हुआ तो बताओ तो ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे होगा क्या? हेलो, नो सर। तो रिएक्शन अगर इक्विलिब्रियम पे नहीं होगा तो इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए बताओ रिएक्शन किस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा, फॉरवर्ड या बैकवर्ड? क्यू का वैल्यू ग्रेटर देन केसी है, बताओ ऐसे क्या इन्फर कर सकते हो? रिएक्शन कोएफिशिएंट जो है वो केसी के वैल्यू से ज्यादा हो गया है, तो बताओ तो रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट करेगा या बैकवर्ड शिफ्ट करेगा इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए? बैकवर्ड। क्यू ग्रेटर देन केसी का मतलब क्या हुआ कि क्यू जो टर्म लिखेंगे एक्सप्रेशन तो सेम ही रहेगा तुम्हारा, जैसा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन होता है। तो क्यू अगर ग्रेटर है इसका मतलब प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या हो गया है? ज्यादा हो गया है ना। प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन से ज्यादा है, ठीक है। तो अगर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया है तो इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए वो रिएक्शन ऑब्वियसली किस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा? रिएक्टेंट के डायरेक्शन में ही शिफ्ट करेगा। तो अगर वो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट के डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है इसका मतलब वो डायरेक्शन कौन सा है? रिएक्शन का डायरेक्शन वो बैकवर्ड डायरेक्शन हो गया। तो क्यू अगर ग्रेटर देन केसी हो गया तो रिएक्शन इज शिफ्टेड टू बैकवर्ड डायरेक्शन, ये चीज ध्यान देना, टू अटेन इक्विलिब्रियम, बैकवर्ड डायरेक्शन टू अटेन इक्विलिब्रियम। और तीसरा केस कौन सा बनेगा? Q अगर लेस देन केसी हो गया। तो Q लेस देन केसी मतलब क्या हुआ
कि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन जो है वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन से कम है, तो ऑब्वियसली वो केसी अभी इक्विलिब्रियम वैल्यू पे वो नहीं पहुंचा है, तो इक्विलिब्रियम वैल्यू को पहुंचने के लिए वो रिएक्शन क्या होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा। तो इस केस में रिएक्शन इज शिफ्टेड टू फॉरवर्ड डायरेक्शन। रिएक्शन इज शिफ्टेड टू फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये 3 केसेस पॉसिबल है। अगर Q इक्वल टू Kc हो गया तब तो वो ऑलरेडी स्टेबल, वो ऑलरेडी इक्विलिब्रियम स्टेट पे होगा। Q ग्रेटर देन Kc मतलब रिएक्शन इक्विलिब्रियम को वो एक्सीड कर गया है, तो वो अब बैकवर्ड डायरेक्शन फॉरवर्ड इक्विलिब्रियम को एक्सीड कर गया है, तो वो वापस वो इक्विलिब्रियम में आने के लिए रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा। और Q अगर लेस देन Kc हो गया तो उस केस में वो रिएक्शन will be shifted in the forward direction. ठीक है, चलो इससे रिलेटेड इससे एक बेसिक क्वेश्चन हम ले रहे हैं, बेसिक क्वेश्चन ले रहे हैं, उसके बाद तुम लोग करना आगे। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में ली चैटलियर्स प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे। इसको पहले एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं इससे। क्वेश्चन है, सिंपल सा ही क्वेश्चन ले रहे हैं, कैलकुलेशन आसान वाला। गैसेस A, B, C and D containing या ऐसे लिख लो, गैसेस having an initial mole equal to 4, having an initial mole equal to 4 for each gases in a 100-liter container at a fixed temperature, where Kc of the following reaction is 0.25। और ये रिएक्शन दिया हुआ है A गैस प्लस B गैस, ठीक है, सिंपल सा, और ये C गैस और प्लस D गैस। यहाँ पे कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द concentration of every reactants and products at the state of equilibrium। ठीक है, करो तो इसको, सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन बताना है। ठीक है, चलो ट्राई करो। क्वेश्चन समझ आया कि नहीं? हेलो, सर अभी पूरा पढ़े नहीं है। पढ़ लो एक बार।
सर हर एक गैस का नंबर ऑफ मोल्स 4 है और वॉल्यूम ऑफ कंटेनर 100 है, तो फिर सबका कॉन्सेंट्रेशन 4/100 हो जाएगा क्या हाँ। इनिशियली? हम्म। सर की तो कोई सॉल्यूशन तो नहीं है। अरे कंटेनर का वॉल्यूम तो हर एक गैस सॉल्यूशन नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? गैस का वॉल्यूम क्या लेते हैं? जो कंटेनर का वॉल्यूम है। तो हर एक गैस के लिए तो वॉल्यूम तो सेम वही वी ही होगा ना। मतलब अगर उस फिक्स्ड कंटेनर में अगर रखा हुआ है गैस, तो हर एक गैस के लिए तो 100 लीटर ही वॉल्यूम अवेलेबल है। लेकिन सर कंसंट्रेशन टर्म्स तो सॉल्यूशंस के लिए होता है ना बस। ऐसा कौन बोला? सॉल्यूशन मतलब कंसंट्रेशन किसी के लिए भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। प्रेशर भले ही सिर्फ पार्शियल प्रेशर वाला टर्म वो सिर्फ हम लोग गैस के लिए रिप्रेजेंट करते हैं, बट कंसंट्रेशन तो किसी का भी ले सकते हैं ना। गैस का कंसंट्रेशन ले सकते हैं, सॉल्यूशन का ले सकते हैं। बट ये चीज ये ध्यान रखना, प्रेशर जो है पार्शियल प्रेशर वो सिर्फ गैस का होगा। मतलब केपी जो है वो सिर्फ गैस के लिए डिफाइन होगा, बट केसी जो है वो तो सबके लिए डिफाइन हो सकता है। गैस के लिए केसी डिफाइन नहीं होता है क्या? क्वेश्चंस बहुत सारे किए हैं इसके ऊपर, गैस वाले इक्वेशन में केसी निकालने वाला। कंसंट्रेशन तो ले ही सकते हैं ना। तो कंसंट्रेशन निकालने के लिए वही करोगे, मोल्स बाय वॉल्यूम। ठीक है, जो मोल है उसका वॉल्यूम से डिवाइड कर दोगे। तो सबसे पहले तो चेक करो कि इनिशियल मोल जो दिया गया है, उस इनिशियल मोल पे पहले क्यू निकालो, रिएक्शन कोएफिशिएंट। तो वो उससे हमको पता चलेगा कि वो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है, या इक्विलिब्रियम पे जाने के लिए उसको किस डायरेक्शन में मूव करना होगा। वो ऑलरेडी बता चुके हैं 3 केसेस। तो Q का वैल्यू पहले निकालो। Q अगर निकल गया उससे आइडिया लग जाएगा कि रिएक्शन आइदर फॉर, अगर इक्विलिब्रियम पे है तब तो ठीक है, नहीं तो अगर वो Q का वैल्यू AC से मैच नहीं कर रहा है तो उससे कंपेयर करना होगा कि वो आइदर फॉरवर्ड मूव करेगा या फिर बैकवर्ड मूव करेगा इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए। उसके बाद सॉल्व करो आगे। देखो यहाँ पे ये दिया गया है ना, ए गैस प्लस बी गैस, और ये है सी गैस प्लस डी गैस। इनिशियली इसका जो मोल है वो है 4 4, सबका 4 4 है। ठीक है, तो क्यूसी अगर हमको निकालना है, क्यू का वैल्यू, रिएक्शन कोएफिशिएंट निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ सी और कंसंट्रेशन, इसका कंसंट्रेशन लिखना है। तो मोल्स 4 है, वॉल्यूम 100 है, तो 4/100 इनटू यहाँ पे पावर 1 ही होगा, और ये 4/100 डी के लिए डिवाइडेड बाय ए और बी के लिए इसका भी 4/100 और बी के लिए भी 4/100। तो ये कितना हो गया देखो तो 100 ये तो 1। कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 सेम ही टाइप में, तो 1 हो गया है ना, ऊपर नीचे सेम चीज है। तो यहाँ पे क्यूसी का वैल्यू ये 1 है। अब इसको केसी से कंपेयर कर रहे हैं हम। केसी कितना दिया हुआ है इस इक्वेशन के लिए? केसी कितना दिया हुआ है? 0.25। 0.25। तो यहाँ से साफ साफ डिफरेंस दिख ही रहा है, क्यूसी केसी बराबर नहीं है। इसका मतलब ये रिएक्शन तो इक्विलिब्रियम पे नहीं है। अब ये यहाँ कंपेयर करना है कि क्यूसी और केसी में कौन बड़ा है, तो क्यूसी इज ग्रेटर देन केसी। इसका मतलब क्या हुआ कि वो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे तो नहीं है, बट इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए उस रिएक्शन को किस डायरेक्शन में शिफ्ट होना है, फॉरवर्ड या बैकवर्ड? बैकवर्ड। तो रिएक्शन इज शिफ्टेड टू बैकवर्ड डायरेक्शन। तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए। अब यहाँ पे फाइनल वाला एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, ठीक है, वो इनिशियल था, यहाँ पे फाइनल। कंसंट्रेशन के टर्म में ही लिखते हैं, कंसंट्रेशन फाइनल क्या हो जाएगा?
अगर रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि किसका कंसंट्रेशन घटेगा और किसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, बताओ। ए और बी का कंसंट्रेशन क्या होगा, बोलो। बढ़ेगा। बढ़ेगा। और सी और डी का कंसंट्रेशन घटेगा। तो यहाँ पे ध्यान देना, सी और डी का इनिशियली था 4, देखो 4 है, तो अब इसका कितना हो जाएगा, मान लो x कम हो गया तो 4 माइनस एक्स, और वॉल्यूम बाय 100 ले लेते हैं, कंसेंट्रेशन लिख रहा है। उसी तरह डी का भी तो सेम है, 1:1 का रेशियो है, तो 4 माइनस एक्स बाय 100। और इधर ए और बी का कितना हो जाएगा, ए का हो गया 4 प्लस एक्स बाय 100, और बी का भी 4 प्लस एक्स बाय 100। बात समझ में आया? ये ए, बी, ये सी और डी है, ठीक है, क्लियर है ये? एक्स नंबर ऑफ मोल्स है ना? हाँ, एक्स नंबर ऑफ मोल्स है। कॉन्सेंट्रेशन को भी अज्यूम कर सकते हैं, जैसे 0.04 प्लस एक्स। क्या 0 0.04 प्लस एक्स, एक्स कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा। हाँ, वैसे भी अज्यूम कर सकते हो, डायरेक्ट कंसंट्रेशन के टर्म में भी अज्यूम कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बात बराबर ही है, कैसे भी करो। अब यहाँ पे हमको केसी निकालना है। ये केसी का वैल्यू दिया गया है, ये एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ये इक्विलिब्रियम पे है। अब ये एज्यूम करते हैं हम लोग कि ये अब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आ चुका है। तो इक्विलिब्रियम पे आ चुका है तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, केसी का एक्सप्रेशन जैसे लिखते हैं वैसे लिखोगे, 4 माइनस एक्स बाय 100। और यहाँ सी और डी का तो सेम है, तो होल स्क्वायर कर देते हैं इसका, है ना। और नीचे भी 4 प्लस एक्स बाय 100 का होल स्क्वायर। तो ये केसी तो दिया हुआ ही है, 0.25 है। 100 का स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या बच गया, 4 माइनस एक्स और बाय 4 प्लस एक्स, और इसका होल स्क्वायर आ गया। तो यहाँ से क्या आ गया, अंडर रूट 0.25 इक्वल टू 4 माइनस एक्स बाय 4 प्लस एक्स। तो यहाँ से निकाल सकते हो, एक्स का वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे, ठीक है। एक्स कैलकुलेट कर लिए, इसके बाद इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ए बी सी और डी, ये चारों का निकालना है। तो एक्स आ गया तो वो तो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन आ ही जाएगा, आ जाएगा ना। हेलो, 12. क्या एक्स कितना आया, 4/3। एक्स 4/3 आया, मतलब 4/3 मतलब 1.33। अब उसमें पुट कर दो जो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, वो जो एक्सप्रेशन आया 4 प्लस, तो ए का कितना हो जाएगा, ए और बी दोनों का तो सेम ही होगा, ए इक्वल टू बी इज इक्वल टू 4 प्लस एक्स का वैल्यू 1.33 बाय 100, ये हो गया। उसके बाद सी और डी का क्या हो जाएगा, ये दोनों सेम होगा, तो ये हो गया 4 माइनस 1.33 बाय 100। तो ये हो गया आंसर। ठीक है, हेलो। यस सर। चलो, तो ऐसे अगर मान लो किसी क्वेश्चन में तुमको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का इनिशियली कंसंट्रेशन दिया हुआ है, तो उस केस में हम लोग डायरेक्टली नहीं बोल सकते हैं कि रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड जाएगा, क्योंकि दोनों के मोल्स अवेलेबल है, रिएक्टेंट का भी और प्रोडक्ट का भी। तो वहां पे पहले तुमको क्यू निकालना होगा, ठीक है। अगर सिर्फ रिएक्टेंट का दिया रहता तब तो वो फॉरवर्ड ही मूव करेगा, लेकिन अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के कंसंट्रेशन दिए हुए या दोनों का मोल्स दिया हुआ इनिशियली, तो पहले क्यू निकालना होगा। क्यू का वैल्यू फिर केसी से कंपेयर करना होगा कि वो आइदर ग्रेटर देन है या लेस देन है, तो उसके अकॉर्डिंग वो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड जाएगा, तब फिर उसके अकॉर्डिंगली हम लोग सॉल्व करेंगे। बात समझ में आया कि नहीं? यस सर। हाँ, तो क्यू का ये रोल होता है रिएक्शन कोएफिशिएंट, उसको हम लोग रिएक्शन के किसी भी टाइम पे लिख सकते हैं, ठीक है, क्यू को। बट केसी और केपी जो है वो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, उसको सिर्फ इक्विलिब्रियम वाले वैल्यू पे ही लिख सकते हैं हम लोग।
इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ही इन्वॉल्व होंगे उसमें, लेकिन क्यू वाले एक्सप्रेशन में एक्सप्रेशन सेम रहेगा, बट क्यू के एक्सप्रेशन में कोई भी कंसंट्रेशन इन्वॉल्व हो सकता है रिएक्शन का किसी भी टाइम पे। ठीक है, तो वो एक्चुअली क्यू का वैल्यू रिएक्शन कोएफिशिएंट वो हमको जज करने में हेल्प करता है कि वो इक्विलिब्रियम मूव इन फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं, आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग ली चैटलियर्स प्रिंसिपल पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी तो सिर्फ ये हमको पता चल गया रिएक्शन कोएफिशिएंट के बारे में। नेक्स्ट ली चैटलियर्स प्रिंसिपल मतलब उसमें कौन कौन से फैक्टर्स होंगे जो इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करता है और उसको कैसे वो टैकल करता है। इक्विलिब्रियम अगर डिस्टर्ब होगा तो वो रिएक्शन कैसे उसको टैकल करेगा, ठीक है, कैसे उसको काउंटर करेगा, तो वो चीज है ली चैटलियर्स प्रिंसिपल में। तो वो नेक्स्ट क्लास में पूरा वही चलेगा। ठीक है, तो वो करते हैं नेक्स्ट क्लास में। यहाँ तक तुम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करो रिएक्शन कोएफिशिएंट तक वाले, उसके बाद आगे नेक्स्ट क्लास में ली चैटलियर्स प्रिंसिपल करेंगे। उसके बाद उससे से रिलेटेड ली चैटलियर्स प्रिंसिपल ही मेन है इसमें। ठीक है, वो अगर आ गया तो बस ऑलमोस्ट उसके बाद एक दो क्लास और लगेगा उसमें, तो 3 क्लास लगेगा, खत्म हो जाएगा ये, तो कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, Thank you, sir. क्वेश्चंस बस प्रैक्टिस करो, इसमें क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा बनाओ, क्योंकि ये पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड ही चैप्टर है, तो हर एक टाइप के क्वेश्चंस बनाओ। ठीक है, तुम लोग बुकलेट मिल गया है ना, इसका बुकलेट तो होगा ही, तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, प्रीवियस ईयर भी साथ साथ ही सॉल्व करते रहो, जेईई मेंस जेईई एडवांस वाले क्वेश्चन सब साथ साथ में ही करते जाओ, नहीं तो फिर बाद में टाइम नहीं मिलने वाला है। ठीक है, हेलो हेलो यस सर। हेलो, चलो तो नेक्स्ट क्लास में ली चैटलियर्स प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे। यहाँ तो क्वेश्चंस कर लो तुम लोग। ठीक है, थैंक यू सर। चलो थैंक यू।